Hello everyone, in this video we are going to discuss about some basic concepts of chemistry. Guys, chemistry क्या है? Chemistry एक Egyptian word से लिया गया है. Chemistry is derived from Egyptian word जिसका मतलब होता है कीम. और कीम से क्या मतलब है? ऐसी साइंस जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से डील करते हैं. केमिस्ट्री क्या है? ऐसी साइंस जिसमें कि हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से डील करते हैं. साथ ही साथ में ये मैटर जो भी केमिकल रिएक्शंस में जा रहा है उन रिएक्शन से भी हम डील करते हैं इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में. तो गाइस, केमिस्ट्री को हमने इन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ. एक है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि हम मैक्रोस्कोपिक और फिजिकल फिनोमिना से डील करते हैं. ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि हम माइक्रोस्कोपिक और फिजिकल फिनोमिना से डील करते हैं, उसी केमिस्ट्री को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है गाइस? यहाँ पर मेनली हम मेटल, सोल्ट्स और केमिकल्स के बारे में बात करते हैं. मेटल, सोल्ट्स और केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, या फिर इनमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी केमिस्ट्री है? इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली क्या होते हैं? दीज आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट गाइस, बायोकेमिस्ट्री होती है. बायोकेमिस्ट्री देखो नाम से ही पता चलता है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिलके बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो गाइस यहीं से, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म वर्ड लिया बायो से, केमिकल प्रोसेस आया केमिस्ट्री से. तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री. एक है गाइस एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? सपोज अपने को ना किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना है. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है गाइस? हमें किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर, फंक्शनल और प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है. तो ऐसे में हम किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं. ऐसी केमिस्ट्री को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. गाइज नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हम एग्रीकल्चर और फूड में देखते हैं. कैसे है यहाँ पर केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस? कि केमिस्ट्री ने हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए हैं. गाइज केमिस्ट्री ने ही हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए हैं, जैसे कि यूरिया, कैल्शियम फोस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फोस्फेट. ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं. और ये कहाँ से मिले? अपने को केमिस्ट्री से ही मिले हैं. केमिस्ट्री से जो भी हमने कंपाउंड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, ये कंपाउंड्स भी अपने को केमिस्ट्री से ही मिले हैं. और ये कहाँ इनका यूज़ होता है? यहाँ क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो ये अपने को केमिस्ट्री से ही मिले हैं. और है कि अपने को फूड को प्रिजर्व करके रखना है, लंबे टाइम तक फूड को प्रिजर्व करके रखना है, जैसे कि जैम, बटर, इन सबको प्रिजर्व करके रखना है लॉन्ग टाइम तक. तो ऐसे में अपन प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं. ये प्रिजर्वेटिव्स भी अपने को कहाँ से मिले हैं? केमिस्ट्री से ही मिले हैं. नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है कि आप हेल्थ और सैनिटेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री का. कैसे? डिसेंट्री और निमोनिया ये ऐसी डिजीज़ है कि जिनका आज के टाइम पे इलाज संभव है. कैसे? क्योंकि यहाँ सल्फा ड्रग से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं. इन बीमारियों का ट्रीटमेंट सल्फा ड्रग से, पेनिसिलिन लाइफ सेविंग ड्रग से होता है. तो सल्फा ड्रग्स है या फिर पेनिसिलिन लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ये अपने को कहाँ से मिली? केमिस्ट्री से ही मिली. सिमिलरली अपने पास कैंसर थेरेपी में क्या यूज होता है? सिस्प्लाटिन और टेक्सोल यूज होता है. सिस्प्लाटिन और टेक्सोल कैंसर थेरेपी में यूज होता है. तो ये सिस्प्लाटिन, टेक्सोल भी केमिस्ट्री से ही मिला है. एड्स विक्टिम के लिए हम एसेटी का यूज करते हैं, दैट इज एसिडोथाइमिडिन. यह भी अपने को कहाँ से मिला है? केमिस्ट्री से ही मिला है. सिमिलरली गाइस एक और है इसका यूज कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट है फर्श पे या कहीं पर भी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम फिनोल वगैरह का यूज करते हैं. फिनोल डिसइंफेक्टेंट्स की तरह काम करता है. तो ये फिनोल भी अपने को केमिस्ट्री से ही मिला है. पानी के स्टरलाइजेशन के लिए, मतलब पानी को पीने लायक बनाने के लिए, पानी में से इम्प्योरिटीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? 0.2 से 0.4 ppm. ppm है पार्ट पर मिलियन. 0.2 से 0.4 ppm पार्ट पर मिलियन
क्लोरीन का यूज करते हैं पानी को स्टरलाइजेशन के लिए, या फिर पानी को इम्प्योरिटी से बचाने के लिए, उसे पीने लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं 0.2 से 0.4 ppm क्लोरीन का यूज करते हैं गाइस। तो ये क्लोरीन भी अपने को केमिस्ट्री से ही मिला है। और केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ देखा गया है एनवायरनमेंट को सेव करने में, जैसे कि आज के टाइम पे हम सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल की जगह सीएनजी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि पोल्यूशन को कम कर रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है। इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हो सकती है, कैसे? क्योंकि फर्टिलाइजर्स, अल्कली, एसिड, सोल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सॉप्स, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, तो ये भी अपने को गाइस मिली कहाँ से? केमिस्ट्री से ही मिली है। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ हमने केमिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस देखी, उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। एक टर्म है मेरे पास मैटर, सबसे बेसिक सी टर्म है गाइस, छोटी क्लास में भी हम पढ़ते आए हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और अपना स्पेस ले रखा है उसने, उसी चीज़ को हम मैटर कह देते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको दिख रही है, बेड, सोफा, चेयर, टेबल, अलमीरा, ड्रेसिंग, जो भी दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर ही हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन को हमने दो टाइप से मैटर को क्लासीफाई किया है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है गाइस केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम तीन तरीके से मैटर को फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड किया है। मैटर को तीन फिजिकल स्टेट्स में हमने डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल के बिहाफ पे हमने किस तरीके से इसको मैटर को क्लासीफाई किया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है गाइस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कंपोजिशन के बिहाफ पे, कंपोजिशन के बिहाफ पे हमने किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में फिर से हम दो पढ़ते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर में फिर से दो आ जाते हैं गाइस, एक है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। गाइस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, इस तरीके से बहुत ही पास पास पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे समझो, ऐसे बहुत ही ये पास पास होते हैं और ऐसे ऑर्डरली फैशन में ये अरेंज होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ये ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं सॉलिड्स में पार्टिकल्स। तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है ये, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव भी नहीं कर सकते हैं। दे हैव नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इनकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है गाइस, पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, क्लोज होते हैं लेकिन फिर भी दूर होते हैं, सॉलिड के कंपेयर में दूर होते हैं कि ये मूव कर सकते हैं। ये इसमें डेफिनेट, लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्यों डेफिनेट शेप नहीं होती है? क्योंकि गाइस सपोज अपने पास 10 लीटर का पानी है, 10 लीटर के पानी को हम किसी भी बर्तन में डाल लो, वो रहेगा तो 10 लीटर ही रहेगा, तो मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेट ही रही ना, चाहे किसी भी बर्तन में डाल लो 10 लीटर ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम किसी इसी 10 लीटर के पानी को पहले हम किसी बकेट में डाल दें, फिर किसी टब में डाल दें, तो शेप तो अलग हो जाएगी ना पानी की। पहले बकेट में जाएगा तो बकेट वाली शेप ले लेगा, टब में जाएगा तो टब वाली शेप ले लेगा, तो शेप तो अलग हो गई। मतलब डेफिनेट शेप नहीं होती है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होती है। गैसियस स्टेट में क्या होता है गाइस, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं आपस में, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके पास में स्पेस होता है, स्पेस होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के पास में, जिसकी वजह से ये इजी और फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, गैसियस में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। गाइस ये भी एक पॉइंट बनता है कि यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम होता है, स्पेस बहुत ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, और यहाँ पर ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो स्पेस है गैसियस स्टेट में ये और भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और तभी पार्टिकल्स आपस में मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड है, स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गाइस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिस फोर्स ने पार्टिकल्स को आपस में पकड़े हुआ है, जो फोर्स पार्टिकल को आपस में पकड़ के रख रखा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, वो टाइटली पैक्ड है आपस में। सिमिलरली यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
सॉलिड के कंपेयर में कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इन्होंने थोड़े थोड़े दूर है ना, तो ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है सॉलिड की तरह, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। लेकिन यहाँ देखो तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं, यहाँ तो मॉलिक्यूल दूर दूर रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है गाइस। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में हो। तो गाइस गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना इनकी डेफिनेट वॉल्यूम हो। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस is a single substance or matter which can be separated by simple physical methods, which cannot be separated by simple physical methods। तो प्योर सब्सटेंस कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस, जैसे कि वाटर है, सिंगल है, वाटर में हमने अगर कुछ भी नहीं मिलाया है तो वो अपने पास एक प्योर सब्सटेंस है। शुगर है, सिंगल सब्सटेंस है, कुछ भी नहीं मिलाया है, वो प्योर है। सॉल्ट है, सिंगल है, कुछ भी नहीं मिलाया, प्योर है। ऐसे ही कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, डायमंड, ये सभी प्योर हैं, इनमें हमने अगर कुछ भी नहीं मिलाया है तो ये सारे प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में भी हम फिर दो में डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को। एक है अपने पास एलिमेंट और एक है कंपाउंड्स। तो गाइस एलिमेंट्स कैसे सब्सटेंस है? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें की ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही प्रेजेंट हो। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं, दे आर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एलिमेंट्स क्या है गाइज? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कि एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। वो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब गाइज देखो, सोडियम को हम Na करके लिखते हैं, तो केवल सोडियम एक ही पार्टिकल है, तो इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल एलिमेंट बोल सकते हो। कॉपर को हम Cu करके लिखते हैं, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल एलिमेंट बोल सकते हो। सिल्वर को Ag करके लिखते हैं, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है, आप इसको एलिमेंट कह सकते हैं। अब एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल तो है। अब आप देखो, सोडियम है, ये एक एटम भी है, एलिमेंट तो है, एलिमेंट का यहाँ पर एक एटम है क्योंकि किसी दूसरे एटम के साथ नहीं मिला हुआ है, तो एक ही एटम है, तो पार्टिकल में भी क्या है? ये एटम। एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है तो एलिमेंट है, और एलिमेंट का भी क्या है? ये एटम है। ये भी क्या है? एटम है, और ये भी क्या है? एटम। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को हम H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब इसमें देखो, टाइप ऑफ पार्टिकल तो एक ही है, हाइड्रोजन, ये कुछ और तो नहीं है। तो दो हाइड्रोजन के एटम मिला दिए ना, दो हाइड्रोजन के एटम मिला दिए, बन गया H2। तो ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल है। ये एटम था, ये एटम था, ये भी एटम था, और ये मॉलिक्यूल है अपने पास, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट के एटम है। NaCuAg ये एलिमेंट के एटम है, और H2 एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पर O2 भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये एक ही टाइप, खाली ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है, तो एक ही टाइप के पार्टिकल है, इसलिए ये एलिमेंट है। मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमने दो मिला दिए, तो दो एटम से जो भी चीज बनेगी वो मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या है? मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। सिमिलरली अपने पास है कंपाउंड्स का। इस कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। वो भी कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में कंबाइन होते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी आते तो प्योर सब्सटेंसेस में भी है, प्योर सब्सटेंसेस में ही आते हैं ये। इनमें क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं बाय वेट। तो कैसे? इसका एग्जांपल आप यही वाटर को ले लो। वाटर है, इसमें एक तो हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, दोनों आपस में कंबाइन हुए हो तो इसको आप कंपाउंड बोल सकते हो। दोनों कंबाइन भी कैसे हुए हो? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट में कैसे कंबाइन हुए कि ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसका मास 16 ग्राम है, हाइड्रोजन के दो है तो इसका मास है 2 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन का मास हो गया और 16 हो गया किसका? ऑक्सीजन का मास हो गया। तो वाटर चाहे आप कहीं से भी ले लो, पानी से, झरने से, तालाब, नदी, कहीं से भी आप वाटर ले लो, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा और इसकी कंपोजिशन रहेगी 2:16। 2 पार्ट है हाइड्रोजन की और 16 पार्ट है ऑक्सीजन का। इसके रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो 1:8 आ जाएगा। तो ये इसी रेशियो में ही रहेगा वाटर, चाहे आप इसको किसी भी सोर्स से ले लो, इसी रेशियो में रहेगा। मतलब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट है। एलिमेंट कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे आपस में कंबाइन हुए? इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय
वेट। तो कंपाउंड क्या है? ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रखे हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन हो रखे हैं। कैसे कंबाइन हो रखे हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट गाइस। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट का यही मतलब है कि आप वाटर को चाहे कहीं से भी ले लो, इसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। किसी भी सोर्स से ले लो, इसमें कंपोजिशन जो रहेगी बाय वेट ये 1:8 ही रहेगी। और कंपाउंड्स को हम किसी भी केमिकल मेथड से हम कंपाउंड्स के अलग अलग इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। कंपाउंड्स एलिमेंट से ही मिलकर बना है ना, तो आप कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो, इसको डिकम्पोज कर सकते हो। कैसे? केमिकल मेथड से हम कर सकते हैं गाइस। और कंपाउंड्स भी दो तरीके के हैं, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं अपने को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग सोर्स से मिलते हैं। लिविंग कैसे? प्लांट्स और एनिमल्स में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो नॉन लिविंग सोर्स में कौन कौन से कैसे मिलते हैं ये? जैसे कि रॉक्स है, मिनरल्स है, यहाँ से अपने को मिलते हैं। रॉक्स नॉन लिविंग सोर्स कैसे? रॉक्स है, मिनरल्स हैं, यहाँ से अपने को ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और इनका एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? कॉमन सोल्ट हो सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। कॉमन सोल्ट, मार्बल, जिप्सम, मेटल्स, एसिड्स, वॉशिंग सोडा, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ये सभी नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। नॉन लिविंग सोर्स में कौन से? रॉक या फिर मिनरल से मिले हैं अपने को ये कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिले हैं, इनमें कौन से आते हैं? दे मेनली इसमें मेनली क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से जो भी हम कार्बन और उसी कंपाउंड से जो भी केमिस्ट्री बनती है उसको ही हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सोर्स से मिलते हैं। लिविंग सोर्स भी कौन से? प्लांट और एनिमल से। और ये एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? एग्जांपल्स हो सकते हैं इस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट्स, ये सभी एग्जांपल्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो गाइस ये था अपने पास प्योर सब्सटेंस में, जिसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। मिक्सचर गाइस अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर क्या? जो भी सब्सटेंस प्योर नहीं है, जो भी सब्सटेंस प्योर नहीं है, उनमें मिलावट है, वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं, उन्हीं को ही हमने बोला है मिक्सचर। तो ये मिक्सचर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल पहले देख लो। होमोजीनियस मिक्सचर में पानी के अंदर हमने सोल्ट मिला दिया, आप यहाँ से देखो, यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी आप इसको देख लो, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ही रहेगी, एक जैसा ही दिखेगा चारों ओर से। तो इसी को ही हमने बोला गाइस होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होती है। हेट्रोजीनियस में एग्जाम्पल देखो, पानी के अंदर ना आप रेती मिला दो, सैंड मिला दो, तो ऐसे में पानी के अंदर हमने रेती मिला दी, सैंड मिला दी, तो फिर ऐसे में अपने को यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं दिखेगी। आप ऊपर से देखोगे कुछ और नजर आएगा, नीचे से कुछ और नजर आएगा। सिमिलरली इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है या फिर इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन अपने को नहीं दिखता है, सेपरेशन तो कहीं से नहीं दिख रहा, सब मिल के आपस में एक जैसा ही नजर आ रहा है, तो कोई बाउंड्री नहीं है सेपरेट होती हुई। यहाँ पर बाउंड्री अपने को दिखती है सेपरेट होती हुई। सैंड नीचे बैठ जाएगी पानी के और ऊपर रहेगा पानी, तो यहाँ पर एक ये बाउंड्री नजर आएगी सेपरेट होती हुई हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, आंखों से नहीं दिखेगा कि इसमें नमक घुल गया ना इसमें पानी के अंदर, तो नमक अपने को आंखों से नहीं दिखेगा अब, लेकिन यहाँ पर सैंड अपने को आंखों से दिख जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल वही सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर हो सकता है। हेट्रोजीनियस के हो सकते हैं गाइस सैंड इन वाटर और वाटर के अंदर तेल ले लो, ऑयल ले लो, तो यहाँ पर भी अपने को एक लेयर अलग सी नजर में आएगी। ऑयल की लेयर अलग नजर आएगी, वाटर की लेयर अलग नजर आएगी। वाटर की हाई डेंसिटी होती है इसलिए ये वाटर नीचे आता है जब भी वाटर में ऑयल मिक्स करते हो, और ऑयल ऊपर आता है। और एग्जाम्पल हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग्स के ऊपर ना सल्फर पाउडर डाल दो,
तो ऐसे में अपने को क्या दिखेगा, एक ग्रेइश येलो कलर का दिखेगा। ये आयरन फिलिंग्स के ऊपर सल्फर पाउडर डाल देते तो ये ग्रे येलो कलर का दिखेगा। तो यहाँ पर भी अपने को अलग सी बाउंड्री नजर आ जाती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग से नजर आते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, तो इसलिए ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर में कंसिडर होता है। तो गाइज ये था अपने पास मिक्सचर के बारे में। यस, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है गाइस? कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, तब जाके कंपाउंड बनता है। जैसे कि H2O है, H2O एक कंपाउंड है, तो H2O बना कैसे? वाटर है, सॉरी बना कैसे है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास की है, तब जाके ये वाटर बना है। मतलब कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकली कंबाइन हुआ है, ये दोनों ही केमिकली कंबाइन हुए हैं। अपने आप ही वाटर नहीं बनता है, वाटर बनाना इतना आसान नहीं होता है, यहाँ पर ये कंडीशंस देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हाई H2 में वाटर केमिकली, H2 में ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुआ और ये जाके बना है वाटर, राइट। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, सिंपली मिक्स होते हैं। सिंपली मिक्स होते हैं भाई, पानी के अंदर नमक मिला दिया, सिंपली मिक्स हो गए हैं, ये कोई केमिकली नहीं कंबाइन हुए हैं, ये सिंपली मिक्स हुए हैं मिक्सचर के अंदर। कंपाउंड्स में हमने पहले भी देखा था, एलिमेंट्स जो भी होते हैं फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको बताया था कि वाटर है तो यहाँ पर दो रेशियो हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो एक एटम का है तो 2 एटम का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एक एटम का है तो 16 होते हैं। तो वाटर को आप कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स से आप वाटर को ले लो, इसका रेशियो से फिक्स ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता है ये। तो इसीलिए इसको हमने बोला है कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दे आर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फिक्स्ड रेशियो में हो, कितने पानी में कितना ही नमक डालते हैं। और फिर है कि कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस ही होता है, कंपाउंड्स होमोजीनस ही होता है, मतलब इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। लेकिन मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है, जो हमने पहले देखा है। कंपाउंड्स में कंस्टिट्यूएंट, कंपाउंड्स के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वाटर बन गया तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग निकाल लो, ऑक्सीजन अलग निकाल लो, तो फिजिकल मेथड से तो ये पॉसिबल नहीं है। केमिकल मेथड से हो सकता है, फिजिकल से पॉसिबल नहीं होता है। और मिक्सचर के अंदर अगर हम चाहें कि भाई फिजिकल मेथड से आप कंस्टिट्यूएंट को अलग कर लो, तो ये पॉसिबल है, आप फिजिकल मेथड से मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो। जैसे कि पानी के अंदर नमक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप नमक और पानी को अलग कर सकते हो, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स को हमने फिजिकल मेथड से अलग कर लिया। कंपाउंड्स में कंस्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। कंपाउंड्स में कंस्टिट्यूएंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। कैसे आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं? जैसे कंपाउंड बन गया भाई, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और बन गया H2O। तो H2O के अंदर अपनी अलग ही प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, और वाटर की अपनी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर में नहीं है, तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी, अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने क्या किया भाई, अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली ना, वैसे की वैसी आइडेंटिटी तो नहीं रही अभी इसकी कंपाउंड बनने के बाद। इसलिए बोला है कि कंपाउंड जब बन जाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी वैसी की वैसी नहीं रहती है। लेकिन मिक्सचर के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स की आइडेंटिटी वैसी की वैसी रह जाती है। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। जैसे पानी के अंदर नमक मिला दिया तो आपको पानी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी और नमक की भी आएंगी, पानी का भी टेस्ट आपको नजर आएगा और नमक का भी आएगा। इसलिए बोला है कि मिक्सचर के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। सो गाइस, ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।